Hello guys, welcome on your YouTube channel Compedia. Compedia provides the today's question upon confusion examination about series. Now we have a solution. I have a solution that I provide a purified version of the gist of the NCERT, the crux of the NCERT. Now our given folder is Indian Polity and Constitution. Now we have proceed our earlier topic, बाल और किशोर न्याय, चाइल्ड एंड नॉन लिटरेरीज कोड। किशोरों को प्राय अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? दंड नहीं दिया जाता। दैट है कि बाल और किशोर न्यायालय में जो हम पढ़ रहे टॉपिक, हमारा अगला स्टडी पॉइंट है। आप लोग ध्यान से देखिए। यू हैव गेन सम स्पेसिफिक नॉलेज फ्रॉम दैट लेक्चर। दिस लेक्चर इज द टोटली ज्यूस ऑफ द एब्सॉर्बेंट of the purified of the NCERT of Indian Polity and Constitution. Now you have discussed and throughout noted down on your notebook that important point. किशोरों को प्राय अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता है। तो करते क्या है? इसके लिए आदेश देते हैं। इनको आदेश देकर या गंभीर अपराध के लिए विशेष गृह, जैसा कि जानते हैं, गंभीर अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जाता है। हर जिले में बना होता है। देखिए, किशोरों को प्राय अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता है और आदेश देकर या गंभीर अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जाता है। विशेष गृह क्या होते हैं? विशेष गृह बनाए जाते हैं जो कि किशोरों के लिए सुधार गृह होते हैं। किशोर सुधार विशेष गृह होते हैं। अगला पॉइंट है, स्टडी पॉइंट्स को नोट करेंगे और जो भी नोट डाउन थ्रू आउट व्हेन you suppose that as a very important point or concern examination। अब जो सिलेबस देखते हैं उसमें आप देखिए क्या टॉपिक है। उस टॉपिक को हम यहाँ पर रीड करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उस पॉइंट को नोट आउट करेंगे अपनी नोटबुक में जिस पॉइंट पर लगता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वॉइस फॉर्मेट में तो आप इसको देख ही रहे हैं और उसको आप एब्जॉर्ब करिए, आत्मसात करने की कोशिश करिए क्या कहा जा रहा है। तो किशोर और बाल न्यायालय को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर टॉपिक होता है हमारे पास। और किशोर न्याय बोर्ड जो हमने बनाया था जिसमें 3 सदस्य थे, किशोर न्याय बोर्ड, जो किशोर न्याय बोर्ड बना था उसमें एक सदस्य क्या था? महिला थी। और महिला और उनके साथ एक और जो सदस्य होंगे वो मनोविज्ञान के, एजुकेशन के और सामाजिक कार्यों में 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तरीके का था। तो किशोर बोर्ड की जो हमने अर्लियर पढ़ी कि समस्त कार्रवाई, किशोर बोर्ड की समस्त कार्रवाई कॉन्फिडेंशियल होती है। कॉन्फिडेंशियल होती है मतलब गोपनीयता रखी जाती है। किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाइयों में एक गोपनीयता होती है, इसको लीक नहीं करते हैं क्योंकि किशोरों का मामला बहुत ही संगीन मामला होता है। अगर कोई सूचना प्रकाशित की जाती है, बहुत ही गोपनीय होना चाहिए, प्रकाशित की जाती है उस किशोर से संबंधित, तो ये अपराध माना जाता है। तो अगर उस किशोर से संबंधित कोई भी सूचना प्रकाशित की जाती है तो वह एक अपराध है, वह एक अपराध क्या है? ये एक तरह का क्राइम है। और इनको जो कि सूचना प्रसारित करते हैं, इनको
जो अपराध को कारित किए हैं, जो अपराध को कारित किए हैं, उनको जो कि अपराध को कारित किए हैं, कानून के तहत इनको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। कानून के तहत दंड, जो अपराध को कारित करते हैं, ये उन्होंने लिख कर दी उस किशोर की खबर, तो दंड देने का प्रावधान, उनको दंड देने का प्रावधान। देखिए बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। किशोरों को प्रायः अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता है और आदेश देकर या गंभीर अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जाता है। और किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाइयां गोपनीय होती है, गोपनीय होती हैं। और अगर इनका कोई भी सूचना जैसे नाम, पता वगैरह या कोई पहचान अगर कोई लिख कर देता है तो उस व्यक्ति को एक अपराधी माना जाता है, अपराध की श्रेणी है। और इनको जो अपराध कारित किए वो व्यक्ति जिन्होंने लिख की उसकी गोपनीय खबर, उसको कानून के तहत दंड देने का प्रावधान है, कन्विक्टेड बाय लॉ। किशोर न्याय अगला पॉइंट है। किशोर न्याय, किशोर कौन है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है और बाल उम्र के बाद होते। किशोर न्याय एक्ट जो होता है अधिनियम 2015 एक्ट रेगुलेटेड इन 2015 फॉर द नॉन पेनल्टीज। इसमें कुछ प्रावधान किए गए, इसमें कुछ अन्य प्रावधान किए गए। जैसे पहला पॉइंट है, क्या प्रावधान किया गया, किशोर शब्द से जुड़े, किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने की बात की गई। संकेतार्थ को खत्म करने के लिए, मतलब किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द, देखिए शब्द क्या है, किशोर बोलते हैं, तो खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे, मतलब किशोर को क्या बोलेंगे आप, बच्चे, बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन करते हैं, नामावली में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं कि जो अपराध कारित किया है उसको कानून के तहत दंड देने का प्रावधान है, जो कि उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करता है किशोर की, तो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसको सजा माना जाता है। और किशोर न्याय एक्ट हैव इम्प्लीमेंटेड, किशोर जस्टिस एक्ट 2015 had implemented and then some provisions for that कि किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन कर दिया गया। किशोर क्या बोला जाएगा, बच्चा। और दूसरा जो किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय के लिए है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आता है, जघन्य अपराध करने वाले, जघन्य अपराध करने वाले, इसमें क्या होता है, जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 साल के, 18 वर्ष, देखिए किशोरावस्था की आयु 18 वर्ष से कम है, तो 16 से 18 वर्ष की आयु और 16 से 18 वर्ष की आयु किशोरों पर वयस्कों, किशोरों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। अब देखिए ये अमेंडमेंट कहाँ काम किया, जबकि हमारा ये एक्ट लगा था और निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो उसमें भी कई किशोर थे तो कहते थे हम अंडर 18 है,
उनके लिए भी इम्प्लीमेंट किया गया हमारे एक्ट में। हमारा एक्ट जो 2015 में आया है, किशोर न्याय एक्ट 2015 में इम्प्लीमेंट करके लाए गए किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नामावली परिवर्तन किया गया। मतलब कि अब किशोर की जगह बच्चे और जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 साल के एज के किशोरों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब कि वो अब क्षमा प्राप्त नहीं होंगे। और तीसरा अमेंडमेंट पॉइंट था महत्वपूर्ण कि इस कानून के अनुसार, कौन सा, 2015 किशोर न्याय एक्ट 2015, इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। इस कानून के अनुसार अब इम्प्लीमेंट करना है, थर्ड पॉइंट इस कानून में, इस कानून के अनुसार गंभीर अपराध के लिए, गंभीर अपराध किया था अपराधियों ने, गंभीर अपराध के लिए बहुत ही दिन केस चला और बहुत ही दिनों के बाद, काफी लंबा मुकदमा चलने के बाद उनको सजा मिली। अपराध के लिए 3 से 7 साल की, 3 साल से लेके 7 साल की कैद का प्रावधान है। किशोरों को भी मिलता है कैद, 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान। इस कानून के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संशोधित और परिवर्धित कानून के तहत गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान है किशोर को, यानी बच्चे को। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एक नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड, आइए हम देखते हैं उस टॉपिक में क्या है। क्योंकि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता है, जो कि आपके यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, ऑल टाइप ऑफ वनडे एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे और हम मुक्त प्रसार और प्रचार ज्ञान का करते रहेंगे। आइए देखते हैं अब हमारे पास क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फैमिली कोड हमारे पास टॉपिक है। फैमिली कोड, व्हाट इज फैमिली कोड? फैमिली कोड को बोलते हैं कुटुंब न्यायालय, कुटुंब या परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। We have a very important topic for today's lecture. फैमिली कोड, कुटुंब या परिवार न्यायालय। फैमिली कोड अमेंडमेंट, फैमिली कोड एक्ट 1985, फैमिली कोड एक्ट 1985 के लिए कुटुंब या के अनुसार कुटुंब या पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना, कुटुंब या पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना किया गया। किस एक्ट के थ्रू? देखिए, फैमिली कोड एक्ट 1985 के तहत कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय या फैमिली कोड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है इसको स्थापित करने का उद्देश्य, व्हाट इज द मोटो ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ such type of code that name as family code? Cause family disputes, पारिवारिक विवाद, पारिवारिक विवाद, विवाह, तलाक, भरण पोषण,
भरण पोषण, उत्तराधिकार, बच्चों की संरक्षिता, बच्चों की संरक्षकता, ये सारे पॉइंट हैं इसके अंतर्गत। ये मोटो था। और संपत्ति से संबंधित विवाद और संपत्ति से संबंधित विवादों को मैत्रीपूर्ण मतलब प्रेम पूर्वक, मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्रता से सुलझाना, जल्दी से, शीघ्रता से सुलझाना। यह द न्यू पॉइंट फॉर फैमिली कोर्ट दैट कुटुंब पारिवारिक न्यायालय क्या है? फैमिली कोर्ट एक्ट 1985 में स्टेटेड दैट कि कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय की स्थापना किया गया है फैमिली कोर्ट एक्ट 1985 के थ्रू। और इसको स्थापित करने का जो मोटो है कि पारिवारिक विवाद, विवाह यथा तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, बच्चों की संरक्षकता और संपत्ति संबंधित विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्रता से सुलझाने के लिए एक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसको बोला गया फैमिली कोर्ट, कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय। और इसके विवादों की जांच के लिए फैमिली कोर्ट के विवादों की जांच के लिए कोर्ट अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकता है, स्वयं निर्धारित कर सकता है। Now our today's lecture is family court. According to the Family Court Act 1985 have stated that the family court या कुटुंब न्यायालय की स्थापना किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और इसका मोटो था कि पारिवारिक विवादों यथा विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, बच्चों की संरक्षकता और संपत्ति से संबंधित विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा, मतलब फैमिलियर तरीके से और दोस्ताना तरीके से शीघ्रता से सुलझाना। और विवादों की जांच के लिए जो न्यायालय है वो अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट स्टडी पॉइंट, जो स्टडी पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। और देखिए हाई कोर्ट में फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट हैव द अपीलेट पावर फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट। हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध। तो ये अपील आप कहां करेंगे? अपने प्रांत के उच्च न्यायालय में। और इसकी सुनवाई, इनकी मतलब अपील की सुनवाई, इनकी सुनवाई जो अपील आपने ये, इनकी सुनवाई हाई कोर्ट के कम से कम डबल बेंच लगती है, दो न्यायाधीशों, कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ यानी कि बेंच द्वारा, दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है। देखिए क्या होता है, उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। कोई आपका लोअर कोर्ट से निर्णय हुआ, आपको नहीं एक्सेप्ट है, तो आप जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसकी जो हियरिंग होगी वो हाई कोर्ट के कम से कम दो न्यायाधीशों की पीठ होगी, मतलब एटलीस्ट टू बेंच ऑफ एटलीस्ट टू जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि इस तरह के केस की सुनवाई करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 136
according to the article 136 of Indian Constitution have stated that कि इसकी अपील डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। देखिए हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है फैमिली कोर्ट, कुटुंब या परिवार न्यायालय। इसमें हम देखते हैं कि फैमिली कोर्ट अधिनियम 1985 के द्वारा कुटुंब या पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना को किया गया और इसको स्थापित करने का उद्देश्य था कि पारिवारिक विवाद जैसे कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, बच्चों की संरक्षिता और संपत्ति से संबंधित विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्रता से सुलझाने के लिए कोर्ट का गठन किया, जिसको बोला गया कुटुंब या परिवार न्यायालय। और विवादों की जांच के लिए न्यायालय अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकता है और उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है और इनकी सुनवाई हाई कोर्ट के कम से कम 2 न्यायालयों की पीठ द्वारा की जाती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव स्टेटेड दैट ये अपील जो है डायरेक्ट आप उच्चतम न्यायालय में भी कर सकते हैं। यू हैव अपील डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फैमिली कोर्ट के बारे में। अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम चीज़ वाईटी चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण ये लेक्चर्स टोटल कंप्लीट प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। लोक अदालत अगला हमारा टॉपिक है लोक अदालत। लोक अदालत क्या होते हैं? कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोक अदालत में हम जाते हैं और अपने मामलों को शीघ्र अतिशीघ्र कम समय में निस्तारित करते हैं। तो ऐसी कोर्ट्स होती हैं जिनकी की कोई अपीलेट नहीं होती है, निर्णय लोक अदालत के थ्रू कर दिया जाता है और दोनों पक्ष जाकर लोक अदालत में अपनी कार्रवाइयों करेंगे और उसके बाद शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लेने के लिए हम लोक अदालत में अपने केस को ले जाते हैं और लोक अदालत से जब निर्णय हो जाता है तो उसको मान लिया जाता है उस निर्णय को। लोक अदालत का मतलब है लोगों का न्यायालय। लोक अदालत का मतलब है लोगों का न्यायालय। ये लोगों का मतलब ये कोई मोटो या लोगो नहीं है, लोगों का मतलब कि जो आम पर्सन्स हैं, लोगों का न्यायालय, व्यक्तियों का न्यायालय। ऐसा मंच जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। आपसी सहमति से, ध्यान दीजिएगा, निपटाया जाता है मतलब क्लियर किया जाता है, निपटाया, रिजॉल्व कर देते हैं, पूरा सलूशन हो जाता है। लोक अदालत इसका मतलब है लोगों का न्यायालय, व्यक्तियों का न्यायालय। ऐसा मंच जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह न्यायालय गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। यह न्यायालय गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके सिद्धांतों पर आधारित है? गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें लोग विवादों को आपसी सहमति से निपटा लेते हैं। इसकी व्यवस्था, इस न्यायालय की व्यवस्था कहां की गई है? इसकी व्यवस्था जब अपने जिले के न्यायालय में जाएंगे तो इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण, लीगल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के द्वारा की गई।
लोक अदालतों की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई। ऐसी अदालतों को मतलब लोक अदालतों को ऐसी अदालतों को तालुक आपके तालुका में होगी, जिले में होगी, तालुक में, जिला में और स्टेट लेवल पर, तालुक में, जिला में और स्टेट लेवल पर लोक अदालत के अलावा और किसी स्तर पर लोक अदालत हम लगा सकते हैं, और तालुक, जिला और राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं, आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है, किए जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए, लोक अदालत का मतलब होता है लोगों का न्यायालय, ऐसा मंच जहां पर विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। और ये कोर्ट जो होती है गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। और ऐसी कोर्टों की व्यवस्था, लोक अदालतों की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के द्वारा की गई है। ऐसी अदालतों को तालुक में, जिले में और राज्य स्तर, इसके अलावा भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। एक स्पेशल पावर है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली लगा सकते हैं लोक अदालत अपनी पसंद की जगह पर। इसकी अध्यक्षता, लोक अदालत की अध्यक्षता लोक अदालत की अध्यक्षता कौन करता है? लोक अदालत की अध्यक्षता एक न्यायाधीश, एक न्यायाधीश जो कि रिटायर्ड होगा, रिटायर्ड जज को करते हैं। इसकी अध्यक्षता लोक अदालत की कौन करते हैं? एक न्यायाधीश करते हैं, जो कि जनरली ये रिटायर्ड जज को रखा जाता है। इसके दो अन्य सदस्य भी होते हैं लोक अदालत के। इसके दो अन्य सदस्य, लोक अदालत के दो अन्य सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक वकील होता है, दो सदस्यों में ध्यान दीजिए, एक वकील होता है और दूसरा जो सदस्य होता है कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है। लोक अदालत के जो दो सदस्य होते हैं उसमें जो अध्यक्ष होते हैं लोक अदालत के वो एक रिटायर्ड जज होते हैं और उनके साथ दो अन्य सदस्यों में एक वकील होता है और दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है। लोक न्यायालय क्या है? लोक न्यायालय एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है और ऐसा न्यायालय गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। और इस न्यायालय की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा किया गया है। और लोक अदालतों को तालुक, जिला और राज्य स्तर के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। और लोक अदालतों की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करते हैं और उसके साथ ही साथ दो अन्य मेंबर भी होते हैं, जिसमें एक वकील होता है और दूसरा कोई भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रायः बच्चे गलत कर देते हैं। When the student approach at the time of the examination has then the some minute confusion in their mind. Now we have performed for that confusion. I gave
the purified version of the gist of the NCERT of the given favor, that is Indian Polity and Constitution. अभी हम वर्क कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे और इसके सभी तरह के परिष्कृत, विश्लेषित और परिशोधित लेक्चर्स को हम आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। लेक्चर्स कैसे हैं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा। अगला हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लोक अदालत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इस पर और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में, पीसीएस में ऐसे पॉइंट बराबर पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को जो फ्रेम करके सेट करते हैं एग्जामिनर, तो कैंडिडेट्स कहते हैं कि क्वेश्चंस जो है सिलेबस के बाहर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस के अंदर में ही ये जो टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, इनसे ही बड़े सेंसिटाइज और एनालिटिकल क्वेश्चंस अराइव हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इसको एक लोक अदालत को एक सिविल अदालत की मान्यता मिलती है। किसकी? लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है। किस प्रकार की? लोक अदालत को एक सिविल अदालत की मान्यता दी गई है। सिविल अदालत के बराबर इसकी मान्यता है। लेकिन यदि कोई आपराधिक मामला आएगा, यदि कोई आपराधिक यानी क्रिमिनल अगर केस आ जाता है, यदि कोई आपराधिक मामला, इफ एनी क्रिमिनल मैटर, और ये समनीय प्रकृति का है। कैसा है? यदि कोई आपराधिक मामला केस के दौरान आया और ये समनीय प्रकृति का है, तो क्योंकि चूंकि इसको सिविल कोर्ट के बराबर मान्यता दी गई है, लेकिन ये क्रिमिनल कोर्ट के केसेस को नहीं सुनेगा, इसलिए यदि इस कोर्ट में कोई आपराधिक मामला आ गया जो कि समनीय प्रकृति का है, तो ये भी इसमें लाया जाएगा। तो ये मामला भी इस न्यायालय में लाया जाएगा। समनीय प्रकृति है तो लाया जाता है, मतलब बहुत ही जघन्य अपराध नहीं होगा, समनीय अपराध होगा, तो इसको भी लोक अदालत के थ्रू हम डील करते हैं, क्योंकि लोक अदालत को सिविल अदालत के बराबर मान्यता दी जा चुकी है। समनीय क्या होता है यहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय समनीय? समनीय ऐसे अपराध होते हैं, समनीय आपराधिक मामले ऐसे मामले होते हैं, बहुत ही क्लियरली सुनिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं और नॉलेज एब्जॉर्बर हैं वो ध्यान से देखें। व्हाट डू यू मीन बाय समनीय नेचर? The summary nature is described by the such type of criminal matters that have resolved by mutual discussion। आपसी बातचीत से जिस आपराधिक मामले का हल निकाला जा सकते हैं उसको बोलते हैं समनीय नेचर। तो समनीय प्रकृति के जो भी आपराधिक मामले हैं उसको भी हम लोक अदालत के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। The matter that have resolved by the public court that have the type of the summary nature. Summary nature is called as which criminal matters have resolved by mutual discussion is known as summary nature. लोक अदालत का मोटो जो होता है, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये गांधी जी के सिद्धांतों पे बनाया गया है, तो लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों में समझौता कराना है। दोनों पक्षों में समझौता कराना। लोक अदालत क्या करने की कोशिश करती है? पूरी तरीके से दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश कर सकती है, और यदि सहमति हुई, यदि सहमति हुई तो अगर सहमत हो गए दोनों पार्टी तो उसे मतलब उस केस को डिक्री घोषित किया जाएगा। जैसे आपकी डिक्री होती है तो आप जीत जाते हैं, तो जब दोनों की सहमति हो जाएगी तो उसे डिक्री घोषित कर सकते हैं।
What do you mean by the decree? When the case suited by any party and the another party have failure by that case, that the first party is known as they have decree in such cases. तो decree का मतलब है विजय, उसे डिक्री घोषित कर सकते हैं जबकि दोनों पक्ष की सहमति हो जाती है, तो जो केस हमारे पब्लिक कोर्ट में आता है वो डिक्री मान लिया जाता है। या तो नहीं होता है डिक्री, तो मामला उसी अदालत में वापस भेज दिया जाता है, लोक अदालत से वापस भेज दिया जाता है। जिस लोअर कोर्ट से आया है वो केस आपके पास, उस कोर्ट को वापस भेज दिया जाएगा अगर यहां समझौता है, कोई कैचअप नहीं हो पाता है आपका। तो क्लियर, भेज दिया जाता है जहां पर वो केस चल रहा है, उसी न्यायालय पर जहां पर वह मामला या केस चल रहा है। यही होता है लोक न्यायालय का महत्वपूर्ण। सिविल अदालत की मान्यता दी गई लोक अदालत को यदि कोई आपराधिक मामला समनी प्रकृति का है, यानी कि उसमें आपराधिक मामले में हम म्यूचुअल डिस्कशन के साथ उसको हल कर सकते हैं, भले वो आपराधिक मामला हो तो भी इस न्यायालय में लाया जाएगा। और लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों पक्षों में समझौता कराए, और यदि सहमति हुई तो उसे डिक्री घोषित कर सकते हैं, और अगर नहीं सहमति हुई तो मामला उसी अदालत में वापस भेज दिया जाता है जहां पर वो मामला पहले से था। अब जो मैंने बात कही कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वी हैव नॉट चैलेंज or any appeal for such kind of decision which is made by public court। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ, ध्यान से सुनिए, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है। I have not appealed decision, प्रावधान नहीं है। क्यों? जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय जो होता है दोनों पक्षों की सहमति के द्वारा ही होता है। इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से ही होता है, पक्षों की सहमति से होता है, इसलिए इसका कहीं अपील नहीं होता है कि आप आगे जाके अपील करें। According to the article 226 of Indian Constitution have stated that High Court में भी इसके खिलाफ अपील नहीं होती है। हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ, मतलब फैमिली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। According to the Article 226 of Indian Constitution have stated that कि हाई कोर्ट में भी इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। There are no appellate body for such type of public court decisions। और इस अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। इस अदालत में, लोक अदालत में कोई प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती है, इसमें मुफ्त होता है समझौता।
नहीं लगती है। और यदि न्यायालय में लंबित मामले, यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी कराई गई है, फीस लोक अदालत के केस में भी जमा भी कराई गई है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस वापस कर दी जाती है। फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, और क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव स्टेटेड दैट कि हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। इस अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं ली जा सकती है। यदि न्यायालय में लंबित मामलों में कोर्ट फीस जमा भी की गई है तो लोक अदालत में विवाद के निपटारे हो जाने पर फीस वापस कर दी जाती है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा, लोक अदालत और कुटुंब या परिवार न्यायालय और बाल और किशोर न्यायालय के महत्वपूर्ण बचे हुए अंश को हमने आज बड़ी सफलतापूर्वक खत्म किया। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं? लेक्चर्स को आत्मसात करिए। यू हैव टू एब्जॉर्ब द सच टाइप ऑफ एजुकेशन। Every universe, all type of the online educations have the rich source of your enhancement and analytical knowledge that you absorb from the social media, that type of important lectures that are concerned from your subject. बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। लेक्चर्स को बराबर लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लेकर हम आपके समझ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।